हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज से क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने भोइल वंश स्टार्ट किया था और उसके कुछ शासक हमने पढ़ लिए थे। लास्ट में हमने राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था और कुंभा के बाद उसका बेटा रायमल शासक बनता है और रायमल के बाद उसका बेटा राणा सांगा शासक बनता है। राणा सांगा 1509 से 1528 ई तक इसका शासनकाल है। सांगा इसको संग्राम सिंह नाम से भी जानते हैं। संग्राम सिंह को ही अपन क्या बोलते हैं, सांगा बोलते हैं। सांगा वे उसके तीन भाई कौन कौन से थे? एक तो पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, ये तीन भाई थे और एक सांगा, इन चार भाई थे। ये नहीं अपन कह सकते हैं कि जो रायमल था ना, जो कुंभा का बेटा रायमल, उसके कितने बेटे थे? चार बेटे थे, सांगा, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। चारों स्वयं को पिता रायमल का उत्तराधिकारी मानते थे। इन चारों अपने आप को नेक्स्ट राजा समझते थे कि अगला राजा मैं बनूंगा। इस कारण इनके मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। इन्हें आपस में लड़ रहे थे, ये आपस में एक दूसरे से। कहते हैं कि इन्होंने सांगा को मतलब आंख वाँख फोड़ दी थी, हाथ वगैरह काट दिया था। मतलब कुल मिला के इनके बीच में लड़ाई होती, जिससे सांगा वहां से चला जाता है और अजमेर के अंदर ये करमचंद पवार के यहाँ रहता है। और बाद में शायद तक ये सारे ही मतलब आपस में किसी न किसी कारणवश इनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंतिम रूप से शासक कौन बनता है? सांगा बनता है। नहीं, अंतिम विजय किसकी हुई है? सांगा की हुई है। सांगा अंतिम शासक बनता है। सांगा 1509 में शासक बना और इतिहास में हिंदूपत नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी इतिहास में मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन? हिंदूपत बोलते हैं। हिंदूपत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? राणा सांगा प्रसिद्ध हुआ। और सांगा के शासनकाल में, यानी इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन का शासन था। यानी जब सांगा शासक बना ना, उस समय मालवा पर किसका शासन था? नासिरुद्दीन का शासन था। और 1511 के अंदर 1511 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई और मृत्यु के कारण वहां पे क्या हो गया? उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। तो वहां पे क्या था कि अमीरों ने, यानी वहां के जो भी अमीर या सामंत वगैरह थे, उन्होंने साहेब खां को शासक बना दिया। और साहेब खां और ये महमूद खिलजी सेकंड, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। तो मतलब ये एक राजपूत सरदार था मेदिनी राय। तो राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी सेकंड शासक बन जाता है। यानी ये महमूद खिलजी सेकंड जो है ना, महमूद खिलजी सेकंड, ये राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से शासक बनता है। इस वजह से मेदिनी राय का कद क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और ये अप्रत्यक्ष शासक बन जाता है। मतलब इसका मतलब प्रधानमंत्री वगैरह बना देते हैं। इस वजह से ये क्या होता है? इसकी मतलब ज्यादा चलने लग जाती है। इस कारण से क्या होता है कि जो भी मतलब यहाँ के अमीर वगैरह थे ना, वो इस महमूद खिलजी को इसके खिलाफ भड़का देते हैं और मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से महमूद खिलजी को वहां से क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब मालवा के अमीर मतलब गुजरात की सहायता से, मालवा के अमीर गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को क्या कर देते हैं? प्रधानमंत्री पद से हटा देते हैं और वहां से निकाल देते हैं। मेदिनी राय जो है ना, वो राणा सांगा के शरण में चला जाता है। यानी मेदिनी राय किससे शरण मांगता है? वो राणा सांगा से शरण मांगता है। तो मेदिनी राय राणा सांगा के शरण में चला गया और वहां पे सांगा ने क्या कर दिया? मेदिनी राय को घाघरोन दे दिया। जो घाघरोन का किला है ना, वो मेदिनी राय को दे दिया था राणा सांगा ने। इस कारण क्या हुआ कि मेवाड़ और मालवा के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। यानी सांगा ने किसका साथ दिया? मेदिनी राय का साथ दिया। इस वजह से क्या हो गया? सांगा और मतलब ये जो मालवा है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और उस युद्ध को क्या बोलते हैं अपन? गागरोन का युद्ध बोलते हैं, क्योंकि गागरोन के अंदर कौन रह रहा था? मेदिनी राय रह रहा था। तो मतलब ये मालवा के जो भी थे ना राजा वगैरह, या महमूद खिलजी, वो गागरोन पर मतलब आक्रमण कर देता है और इस वजह से गागरोन का युद्ध होता है। गागरोन का युद्ध 1519 में होता है। राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, ये मालवा का शासक था। ये महमूद खिलजी कहाँ का था? मालवा का। और ये गुजरात का, सॉरी, ये तो महमूद खिलजी मालवा का था और राणा सांगा मेवाड़ का था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो राणा सांगा यहाँ पे क्या होता है? ये विजय होता है। ये राणा सांगा यहाँ पे क्या हो गया? विजय हो गया। और ये जो महमूद खिलजी हो गया, इसको पराजित कर दिया और पराजित करके क्या कर दिया? बंदी बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट है ईडर का युद्ध। यानी ईडर के अंदर भी क्या चल रहा था? उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था ईडर के अंदर। तो ईडर में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था और ईडर वाले क्या कर रहे थे? नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। यानी नागौर के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे और मालवा को उन्होंने हेल्प भी करी थी। यानी मालवा की सहयोग भी किया था इन्होंने मालवा का। इस वजह से ना राणा सांगा और मतलब गुजरात के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो राणा सांगा थे और गुजरात के कौन थे? सुल्तान मुजफ्फर और राणा सांगा के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब
इस युद्ध को अपन क्या बोलते हैं, ईडर का युद्ध बोलते हैं, और ये लगभग कब हुआ था, 1520 के अंदर हुआ था। और इस युद्ध में अंतिम सफलता किसी के पक्ष में न मिली। वैसे तो राणा सांगा की विजय हुई होगी, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि मतलब इसमें ना किसी को भी सफलता न मिली, ना तो सुल्तान मुजफ्फर को मिली और ना ही राणा सांगा को मिली। ये युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है, ईडर का युद्ध कहलाता है। और ये किस कारण से हुआ, तो ईडर में उत्तराधिकारी संघर्ष पहला कारण था। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे ईडर वाले, दूसरा कारण हो गया। और मालवा को सहयोग किया था इस कारण से सांगा और गुजरात के मध्य यानी मेवाड़ और गुजरात के मध्य क्या हुआ, संघर्ष हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है खातौली का युद्ध। खातौली मतलब कोटा के अंदर है, तो खातौली कोटा का युद्ध। खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 के अंदर हुआ। ये किस किस के मध्य हुआ था, ये सांगा और इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का मतलब सुल्तान था। तो दिल्ली के मतलब शासक किसके, इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य क्या हुआ था, ये खातौली का युद्ध हुआ था। मतलब ऐसा कहते हैं कि इब्राहिम लोदी ने सांगा पे आक्रमण किया था। तो इसमें क्या हुआ कि सांगा की तो विजय हुई, और ये जो इब्राहिम लोदी है ये क्या क्या हुआ, यहाँ पे पराजित हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध भी मतलब युद्ध भी क्या होता है, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ही होता है। बाड़ी कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। तो बाड़ी का युद्ध कब हुआ, 1518 के अंदर हुआ था। यानी खातौली का युद्ध 1517 के अंदर हुआ, तो बाड़ी का युद्ध कब हुआ था, 1518 के अंदर हुआ था। ये सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। वही इब्राहिम लोदी दिल्ली का, इसने फिर से एक बार सांगा पे नहीं मेवाड़ पर आक्रमण किया होगा, तो इसमें भी क्या हो गया, सांगा विजय हुआ और इब्राहिम लोदी क्या हो गया, यहाँ पे पराजित हुआ। और देखो ये 4 युद्ध अपन ने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, एक तो अपन ने पढ़ा खातौली का युद्ध, एक पढ़ा बाड़ी का युद्ध, एक गागरोन का युद्ध, एक ईडर का युद्ध। इनकी सीक्वेंस एक ट्रिक है। इस अपन मतलब क्या पढ़ेंगे, KBGE, क्या पढ़ेंगे, कब्जी पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे अपन, कब्जी। कब्जी मतलब KBGE, तो क्या पढ़ेंगे अपन, कब्जी पढ़ेंगे सवाल। के का मतलब खातौली का युद्ध, बी का मतलब बाड़ी का युद्ध, जी का मतलब गागरोन का युद्ध, ई का मतलब ईडर का युद्ध। देखो खातौली का 1517 के अंदर होता है, बाड़ी का 1518 के अंदर होता है, गागरोन का 1519 के अंदर होता है, और ईडर का 1520 के अंदर होता है। तो ये चारों युद्ध सीक्वेंस के अंदर है। इसके बाद राणा सांगा की प्रतिष्ठा बढ़ गई, क्योंकि उसने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया था, इसलिए राणा सांगा की मतलब प्रतिष्ठा बढ़ गई, और राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था उस समय। 1526 पानीपत का युद्ध, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। यानी बाबर ने ना वही अपने भारत में आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के ऊपर। तो मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा होता है, 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, यानी इब्राहिम लोदी को पराजित कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने क्या कर दिया, आगरा पर अधिकार कर लिया। और क्या है, और है कि मतलब बाबर ने सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया, यानी उससे युद्ध करना चाहता था। विश्वासघात का आरोप लगाकर उससे क्या करना चाहता था, युद्ध करना चाहता था। तो सांगा ने मतलब क्या, सांगा ने कहा मतलब सांगा ने बाबर की इब्राहिम लोदी पर आक्रमण में मदद करने की बोला, पर नहीं की। मतलब ये मतलब बाबर ये बोलता है कि सांगा ने उसके साथ विश्वासघात किया। कैसे विश्वासघात किया कि ना, जब इब्राहिम लोदी पर मतलब ये बाबर ने आक्रमण किया ना, उस समय सांगा ने उससे मदद करने की बोला था कि सांगा उसकी मदद करेगा, बाबर की मदद करेगा, लेकिन सांगा ने मदद नहीं की। इस बात का आरोप लगाकर बाबर सांगा से युद्ध करने की बात करता है। यानी सांगा ने बाबर की इब्राहिम लोदी पर आक्रमण में मदद करने की बोला, लेकिन नहीं की। इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, मतलब बाबर जो बोलता ना, इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। क्यों, अब ऐसा बोला जाता है कि दोनों शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मध्य तो वैसे भी युद्ध निश्चित था कि दोनों ही मतलब महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इस वजह से युद्ध तो हो सकता था। तो पहला युद्ध 16 फरवरी 1527 बयाना भरतपुर का युद्ध, ये सांगा और बाबर के बीच में होता है। और इस समय क्या होता है, सांगा विजय होता है, और मतलब बाबर की यहाँ पे क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और बयाना के युद्ध के अंदर मतलब बाबर की हार हो जाती है, तो बाबर को बहुत इससे मतलब गुस्सा आता होगा। तो फिर वो जस्ट एक महीना, देखो 16 फरवरी 1527 तो बयाना का युद्ध होता है, बयाना भरतपुर के अंदर है। और दूसरा मतलब 16 मतलब जस्ट एक महीने, देखो फरवरी 16 फरवरी 17 मार्च, यानी 16 में एक जोड़ दो 17, फरवरी में एक जोड़ दो मार्च हो जाएगा, मतलब जस्ट एक महीने। यानी वही मतलब बाबर ने क्या करा, एक महीने खूब तैयारी वैयारी करी, और उसके बाद क्या कर दिया, वापस सांगा पर आक्रमण कर दिया।
और कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। एक प्रसिद्ध युद्ध है ये। इसमें क्या होता है, सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है, और इसमें जो बाबर होता है ना, वो तोपखाने का यूज करता है, तोपखाने का यूज करता है। और तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण मतलब यहाँ पे बाबर की क्या होती है, जीत हो जाती है, मतलब बाबर विजय रहता है। तो तोपखाने एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण यहाँ पे बाबर की विजय होती है, और सांगा की यहाँ पे क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, मतलब हार जाता है सांगा। और सांगा युद्ध में घायल हुआ। इस युद्ध से इसे दूर ले जाया गया, लेके चले गए। अब इसमें ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो बाबर है ना, बयाना के युद्ध में हारा था, तो इसके जो भी सैनिक है ना, वो मतलब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसने जिहाद का नारा मतलब बोला कि मतलब धर्म युद्ध वगैरह ऐसा कुछ कहा था इसने। तो जिहाद के बारे में बात किसने बोली थी? बाबर ने अपने सैनिकों को बोली थी। और सांगा ने शायद ऐसा बोलते कि पाती परवण किया था, इन सारे राजपूत राजाओं को इकट्ठा करा और इस युद्ध में लेके आए थे। और बोलते हैं कि कुछ राजाओं ने यहाँ पे मतलब इसके साथ है ना, मतलब धोखा भी कर दिया था और बाबर के साथ मिल गए थे, ऐसा भी कारण बताया जाता है। कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है कि सांगा हार जाता है और बाबर यहाँ पे क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था। सांगा अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से मना कर रहा था। मतलब सांगा चाहता था कि वो मतलब है ना बाबर को हरा दे, यानी अपनी पराजय को स्वीकार ही नहीं कर रहा था, और बिना मतलब है ना पराजय को स्वीकार किए वो वापस मतलब कहाँ जाना, चित्तौड़ जाने से मना कर दिया था उसने। सांगा अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से मना कर दिया। वो सामंत युद्ध नहीं करना चाहते थे, जो भी सामंत है ना, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत पहले से भी बहुत कुछ खून खराबा हो चुका था। वो चाहते थे कि और युद्ध ना हो, जिस कारण सामंतों ने सांगा को विषैनी जहर दे दिया। यानी सांगा को क्या कर दिया था, सामंतों ने जहर दे दिया, और इस कारण 30 जनवरी 1528 बसवा दौसा में सांगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई थी। और मांडलगढ़ में सांगा की क्या बनी हुई, समाधि स्थल बना हुआ है। तो मांडलगढ़ ये भीलवाड़ा में, यहाँ पे सांगा की क्या बनी हुई है, समाधि स्थल बना हुआ है। उसके बाद शासक कौन बनता है? उसके बाद शासक बनता है रतन सिंह। रतन सिंह सांगा का पुत्र होता है, यानी सांगा का पुत्र रतन सिंह शासक बनता है। और मतलब इससे कुछ खास नहीं दे रखा है राजस्थान अध्ययन की बुक में इसके बारे में। इसके बाद कौन शासक बनता है? राणा विक्रमादित्य बनता है, और विक्रमादित्य शासक बना, और विक्रमादित्य के समय ही मेवाड़ का यानी चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। तो दूसरा शाखा भी किधर कब हुआ था? विक्रमादित्य के समय हुआ था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और है ना मतलब ये रानी कर्मावती ने जौहर किया था, और बाघ सिंह ने इसमें क्या कर दिया, केसरिया किया था। ये तो मेवाड़ का दूसरा शाखा ये 1534-35 के अंदर हुआ था। तो ये विक्रमादित्य के समय हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बनता है उदय सिंह। उदय सिंह 1537 से 1572 के बीच शासक बनता है। उदय सिंह, अब देखो इसमें भी है कि मतलब इस समय क्या होता है, देखो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। यानी बनवीर कोई दासी पुत्र था शायद तक किसी का, मतलब ऐसे ये 4 बेटे थे ना रायमल के, उसमें से वो 3 बेटे थे, पृथ्वीराज, राज सिंह और ये जय सिंह वगैरह, मतलब जयमल जो भी थे, इनमें से किसी का बेटा होगा शायद ये बनवीर। तो ये दासी पुत्र था ये। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया। तो बनवीर मतलब वो शासक वगैरह बनना चाहता था, तो उसको ना पन्नाधाय ने बचाया था अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। ये कहानी सबने पढ़ी होती है, किस तरह से बचाया था। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा करी थी बनवीर से। और उदय सिंह को कहाँ भेजा उन्होंने? कुंभलगढ़ भेज दिया था। और यही यानी कुंभलगढ़ के अंदर ही 1537 के अंदर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। यानी 1537 के अंदर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर ही। और उदय सिंह ने 1559 यानी 1559 में उदयपुर नगर की मतलब स्थापना करी थी। उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559 के अंदर हुई थी। और किसने करी थी? उदय सिंह ने करी थी उदयपुर की स्थापना। यानी उदयपुर नगर को किसने बसाया? उदय सिंह ने बसाया, 1559 के अंदर बसाया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। और उदय सिंह ने उदय सागर झील व मोती मगरी के महलों का निर्माण भी करवाया। यानी उदय सागर को नाम से ही लग रहा है, उदय सागर, उदय सिंह। तो उदय सागर झील का निर्माण भी किसने करवाया? उदय सिंह ने करवाया। और मोती मगरी के महलों का निर्माण भी किसने करवाया? उदय सिंह ने करवाया। और उदय सिंह, तो उदयपुर को बसाया भी किसने? उदय सिंह ने बसाया। कब बसाया? 1559 के अंदर बसाया। 1567 मान सकता, 1567-68 अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1567-68 के अंदर करा था। यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले का भार जयमल व फत्ता को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। यानी उदय सिंह यहाँ पे लड़ा नहीं था। उदय सिंह क्या करा?
जो भी किले का भार है ना वो किस पे छोड़ दिया, जयमल और फत्ता पे छोड़ दिया। इन्हें जयमल और फत्ता को वहाँ छोड़ दिया और खुद कहाँ चले गए, पहाड़ियों में चले गए थे। और इस समय क्या होता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा उदय सिंह के समय होता है। यहाँ पे केसरिया कौन करते हैं, जयमल व फत्ता वीरगति को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जयमल की रानी फूलकवर ये क्या करती है, जौहर करती है। तो देखो चित्तौड़ का तीसरा शाखा उदय सिंह के समय होता है। यहाँ पे केसरिया कौन करते हैं, जयमल व फत्ता करते हैं। यानी बहुत अच्छे से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। यानी जो अकबर था, इसने जयमल फत्ता को अच्छे से लड़ते हुए देखा, तो इनसे ना मतलब प्रसन्न होकर इनकी मूर्तियां अकबर के किले के बाहर हाथी पे सवार मूर्तियां लगाई इनकी। तो इनकी मतलब जयमल फत्ता की हाथी पे सवार मूर्तियां कहाँ लगाई, मतलब अकबर ने आगरा के किले के पास लगवाई थी। तो यहाँ पे अपना उद्देश्य कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट महाराणा प्रताप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। और इस जो भी वीडियो है अभी अपनी या इस वीडियो इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में जिसका लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।